अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर यामीन मोचा और इस वीडियो में हम मज़ीद एनेस्थीसिया के रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में 2 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अब मज़ीद हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मैथ टीच उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोलीग्स में शेयर करें। अच्छा, तो अब हम एमसीक्यू की तरफ आते हैं। एक एमसीक्यू है, इन द टिपिकल ऑपरेटिंग रूम पेशेंट्स लूज हीट वाया ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट। एक ऑपरेटिंग रूम में पेशेंट जो है वो हीट लूज करता है सारे मैकेनिज्म से एक्सेप्ट वन। मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे नहीं करता, बाकी सारे मैकेनिज्म से करता है। तो कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं? सब्लिमेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवेपोरेशन। सब्लिमेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवेपोरेशन। इसका आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसका आंसर है ए, सब्लिमेशन। ठीक है, ये रहा सब्लिमेशन। द फोर मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस आर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, 4 मैकेनिज्म्स हैं हीट लॉस के: कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन और इवेपोरेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन वो फेज है, सब्लिमेशन इज द फेज ट्रांजिशन बिटवीन अ सॉलिड एंड अ गैस। हमने पहले भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बचपन में, जो 9, 10 या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि सब्लिमेशन वो प्रोसीजर होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता बल्कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हीट लॉस का मैकेनिज्म नहीं है। बाकी जो 4 मैकेनिज्म्स हैं वो हीट लॉस के मैकेनिज्म्स हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवेपोरेशन। ठीक है, अब दूसरा एमसीक्यू पे आते हैं। एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट प्लान्स अ क्लिनिकल स्टडी कंपेयरिंग अ न्यू एंटी एमिटिक विद ऑन्डेनसेट्रॉन। एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, वो सोचता है कि मैं क्लिनिकल स्टडी करता हूँ जिसमें कोई एक नई एंटी एमिटिक जो वोमिटिंग के लिए होती है, वोमिट एमिटिक एमेसिस वोमिटिंग को कहते हैं, तो एंटी एमिटिक कोई न्यू लेकर आ रहे हैं विद ऑन्डेनसेट्रॉन। ऑन्डेनसेट्रॉन इज ऑल्सो एन एंटी एमिटिक जो ऑनसेट के नाम से आती है। ठीक है, 100 वुमेन अंडरगोइंग इलेक्टिव लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन, जिसमें 100 वुमेन है। इस स्टडी में वो क्या इंक्लूड करता है? 100 वुमेन को इंक्लूड करता है जो कि इलेक्टिव लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन करवाने वाली हैं। विल बी रेंडमाइज्ड, जिनको हम रेंडमाइज कर देगा वो क्लिनिशियन, टू रिसीव आइदर द न्यू एंटी एमिटिक और अ स्टैंडर्ड 4 मिलीग्राम डोज ऑफ ऑन्डेनसेट्रॉन, जो कि नई एंटी एमिटिक ले रहे हैं। ठीक है, मतलब 100 है ना, उसमें 50 ऐसी होंगी जो नई एंटी एमिटिक ले रही होंगी और 50 ऐसी होंगी जो स्टैंडर्ड 4 mg डोज ऑफ ऑन्डेनसेट्रॉन ले रही होंगी। द प्राइमरी आउटकम वेरिएबल इज द नंबर ऑफ वुमेन दैट वोमिट पोस्ट ऑपरेटिवली। प्राइमरी आउटकम वेरिएबल क्या है? वो है कि नंबर ऑफ वुमेन, कितनी वुमेन हैं जो वोमिट करती हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, मतलब ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद वो वोमिट करती हैं ईच ग्रुप में। In all likelihood, the best statistical test to compare the two treatments will be। अब इन दो प्रोपोर्शंस को कंपेयर करने के लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट बेस्ट रहेगा? नंबर 1 इज स्टूडेंट्स टी टेस्ट फॉर अनपेयर्ड डेटा, स्टूडेंट्स टी टेस्ट फॉर पेयर्ड डेटा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, काय स्क्वायर्ड और विल्कॉक्सॉन रैंकसम टेस्ट। ठीक है, दो प्रोपोर्शंस को वैसे कैलकुलेट, जब दो प्रोपोर्शंस को आपस में कंपेयर करते हैं ना, तो काय स्क्वायर उसका आंसर होता है। लेट्स सी। देखो डी है, काय स्क्वायर है। ठीक है, ऑफ द टेस्ट लिस्टेड ओनली द काय स्क्वायर टेस्ट कंपेयर्स प्रोपोर्शंस। इन दिस केस द प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स वोमिटिंग इन टू पॉपुलेशंस। स्टूडेंट्स टी टेस्ट, अब पहले ये समझ लें कि जो टेस्ट लिस्टेड हैं उनमें सिर्फ काय स्क्वायर टेस्ट ऐसा होता है जो प्रोपोर्शंस को कंपेयर करने में काम आता है। ठीक है, जैसे इस केस में है कि पेशेंट्स, कितने पेशेंट्स हैं वोमिटिंग की, उसका प्रोपोर्शन देख रहे थे इन टू पॉपुलेशंस, दो पॉपुलेशंस में। स्टूडेंट टी टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कंपेयर मीन्स इन टू पॉपुलेशन। स्टूडेंट टी टेस्ट और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या करते हैं? वो मीन्स को कंपेयर करते हैं कि दो पॉपुलेशन में क्या मीन निकला था उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, वाइल द मैन विटनी टेस्ट,
बल्कि जबकि मेल विटनी टेस्ट क्या करता है, इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है दैट असेस वेदर वन पॉपुलेशन हैज लार्जर वैल्यूज देन अनदर। मतलब वो ये देखना चाह रहा है कि एक पॉपुलेशन में ज़्यादा वैल्यू आ रही है दूसरे के मुकाबले में। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, इसमें 5 to 7 एक साथ है। यूज द फॉलोइंग सिनेरियो टू आंसर क्वेश्चन नंबर 5 to 7। द स्टैंडर्ड एक्सटेंशन कोड, एक एक्सटेंशन कोड है यूज इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल, किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में यूज होती है, इज 15 फीट लॉन्ग, कितनी बड़ी है, 15 फीट बड़ी है, एंड हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 0.05 माइक्रोफेरेड, और उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 0.05 माइक्रोफेरेड है। The capacitive reactance of each extension cord when used with 60 Hz power is 53 किलो ohms। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ईच एक्सटेंशन कोड की जब वो यूज़ करते हैं विद 60 हर्ट्ज पावर, वो कितनी है, 53 किलो ohms है। 3 of these extension cords are plugged into a circuit protected by the same circuit breaker एंड लाइन आइसोलेशन मॉनिटर। अब ये कह रहे हैं कि ऐसी तीन एक्सटेंशन कोड्स हैं जिनको एक ही साथ लगा दिया है, एक सर्किट में लगा दिया है, जो कि एक ही सर्किट ब्रेकर से चल रही है, यानी पैरेलल है, एंड लाइन आइसोलेशन मॉनिटर। Assume that the three extension cords are the only sources of capacitance and capacitive reactance on the circuit। और आप ये assume कर लें कि तीन extension cords जो हैं वो only source of capacitance है, कि वहीं से सारी capacitance आ रही है और capacitive reactance आ रही है सर्किट में। अब सवाल की तरफ आ जाते हैं। सवाल क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन द सर्किट। सर्किट में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। अब टोटल कैपेसिटेंस इसमें जो है ना वो हमें देखनी होती है, और पैरेलल है तो फिर सारी कैपेसिटेंस जितनी भी है ना उनको हम जमा कर देंगे। तो हमारे पास 0.05 है, सिंगल एक्सटेंशन कोड की 0.05 है, तो तीन की कितनी होगी, 0.15 होगी। ठीक है, फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। E. The three extension cord represent capacitors connected in parallel। जो थ्री एक्सटेंशन कोड है वो बता रही हैं कि भाई कैपेसिटर्स जितने भी हैं वो पैरेलल कनेक्टेड हैं। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, देयर कैपेसिटेंसेस आर एडेड, तो उनकी कैपेसिटेंसेस क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या दी हुई थी, 0.05, तो हमने इन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, देख लेंगे कैपेसिटेंस थी 0.05 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन तीनों को जमा कर दिया, तो ये हो गया 0.15। ठीक है, ये ई आंसर है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन द सर्किट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की क्या वैल्यू है सर्किट में। ठीक है, 17.7 किलो ओम्स, 26.5 किलो ओम्स, 53 किलो ओम्स, 106 किलो ओम्स और 159 किलो ओम्स। अब ये हमें दी हुई कितनी थी किलो ओम्स, ये देख लें, हमें 53 दी हुई थी। ये रिएक्टेंस ऑफ ईच एक्सटेंशन कितनी है, 53 है, तो फिर ये अभी तीन में डिवाइड हो जाएगा। फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। The three extension cords represent reactances connected in parallel. When three identical reactance values are connected in parallel, the resulting reactance value is 1/3 that of each individual unit। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि तीन एक्सटेंशन कोड जो है ना वो रिएक्टेंसेस को शो करती हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। जब ये तीन आइडेंटिकल रिएक्टेंस वैल्यूज पैरेलल में कनेक्ट हों तो इसका मतलब ये है कि रिजल्टिंग रिएक्टेंस वैल्यू जो है वो 1/3 है ईच इंडिविजुअल यूनिट के। अब ईच इंडिविजुअल यूनिट कितना था, 53 था। ठीक है, 53 है, तो 53 का 1/3 कितना हो गया, 17 पॉइंट समथिंग हो गया।
ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है 17.7। ठीक है, व्हाट इज़ द, ये आप 53 से डिवाइड कर लीजिएगा 3 को, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो उसका आंसर है 17.7। ठीक है, उसके बाद आता है विल द लाइन आइसोलेशन मॉनिटर अलार्म। ये कह रहे हैं कि क्या लाइन आइसोलेशन मॉनिटर अलार्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें फिर हम देखते हैं कि गैस लीकेज कितना है, अगर सॉरी करंट लीकेज कितना है। लीकेज करंट अगर 5 मिली एम्पेयर से ज़्यादा होगा तो आइसोलेशन मॉनिटर अलार्म करेगा। ठीक है, इसका ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नो बिकॉज द लीकेज करंट इज लेस देन 1 मिली एम्पेयर। पहला है कि नहीं, लीकेज करंट जो है वो लेस देन 1 मिली एम्पेयर है, तो नहीं होगा। दूसरा, नो बिकॉज द लीकेज करंट इज लेस देन 5 मिली एम्पेयर। तीसरा है नो बिकॉज द लीकेज करंट इज लेस देन 10 मिली एम्पेयर। यस बिकॉज द लीकेज करंट इज ग्रेटर देन 5 मिली एम्पेयर। यस बिकॉज द लीकेज करंट इज ग्रेटर देन 10 मिली एम्पेयर। अब देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये अलार्म कब करता है, जब 5 मिली एम्पेयर से लीकेज करंट ज़्यादा हो, और कब नहीं करेगा, 5 मिली एम्पेयर से कम हो। तो ये सारे तो हम ऑप्शन कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ बी और डी हमारे जहन में रखते हैं। एक है नो बिकॉज द लीकेज करंट इज लेस देन 5 मिली एम्पेयर। ठीक है, यस बिकॉज द लीकेज करंट इज ग्रेटर देन 5 मिली एम्पेयर। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, बी या डी में से कोई आंसर होगा। इसको हम फिर कैलकुलेट भी कर लेते हैं साथ में ही। ये देख लें, द लीकेज करंट, डी इसका आंसर है। सही है, हमने पहले ही कहा था बी या डी में से कोई होगा। डी इसका आंसर है, सॉरी, डी इसका आंसर है यस बिकॉज द लीकेज करंट इज ग्रेटर देन 5 मिली एम्पेयर। लीकेज करंट जो है वो ग्रेटर देन 5 मिली एम्पेयर है। द लीकेज करंट ड्यू टू एक्सटेंशन कोड्स विल बी गिवन बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम देखते हैं करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस। ठीक है, अब करंट क्या है भाई, आई इज करंट, E is voltage in volts, and Z is impedance in ohm. In this circuit, since the only contribution to impedance is capacitive reactance, the potential leakage current is 6.8 milliampere at 120 volt. Since the typical line isolation monitor will alarm when the potential leakage current is above 5 milliampere, the line isolation monitor will indeed alarm. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई लीकेज करंट जो है उसको हम कैसे देखेंगे, एक्सटेंशन कोड में ओम्स लॉ से देखेंगे। आई इक्वल्स टू ई अपॉन जेड। आई क्या है, आई इज करंट है जो एम्पेयर में होता है, ई वोल्टेज है जो वोल्ट्स में हम काउंट करते हैं, जिसका यूनिट वोल्ट्स है, एंड जेड इज इम्पिडेंस इन ओम, और जेड इम्पिडेंस है जिसको हम ओम्स में काउंट करते हैं। इन दिस सर्किट, सिंस द ओनली कंट्रीब्यूशन टू इम्पिडेंस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इस सर्किट में क्या है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ही सारी कंट्रीब्यूशन हम ले रहे हैं। द पोटेंशियल लीकेज करंट इज 6.8 मिली एम्पेयर एट 120 वोल्ट। अब देखो वोल्ट इन्होंने खुद ही दे दिया है, 120 को आप मल्टीप्लाई कर लें 17.7 के साथ, तो आंसर आएगा 6.77। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो जब ये 6.8 है, हमने पहले ही बात की थी कि 5 मिली एम्पेयर से अगर करंट ज़्यादा होगा तो ये अलार्म करेगी। ठीक है ना, जो आइसोलेशन लाइन आइसोलेशन मॉनिटर है वो अलार्म करेगा, अगर कम होगा तो नहीं करेगा। तो हमने पहले ही ऑप्शन कैंसिल कर लिए थे, बी और डी था। अब चूंकि ये 5 मिली एम्पेयर से ज़्यादा आया है, 6.8 मिली एम्पेयर आया है, तो इसका मतलब ये है कि लाइन आइसोलेशन मॉनिटर जो है वो अलार्म करेगा। तो अब तक की वीडियो यहीं पर रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।